अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर जो बनी वो दुबई में जो एयर शो इस वक्त जारी है उसमें भारतीय तैयारा जो करतब दिखा रहा था तेजस, उसने वो गिर कर तबाह हुआ और पायलट की हलाकत की भी अब तस्दीक हो गई है। अब इंतहाई अहम बात इस सारे मामले में ये है, तेजस बेसिकली हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने शोले के हैं और ये शोले और राख उसके बाद ये तैयारा बन गया। ये एक वो तैयारा है जिसको भारत क्लेम करता है कि इसकी 60 to 70% पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत के अंदर होती है और इसकी एक बड़ी तादाद भारतीय एयरफोर्स में मौजूद है। और ये दूसरा वाक़या है, गुज़िश्ता साल भी एक तैयारा गिर कर तबाह हुआ था और फिर इस एयर शो में इस तरीके से इस तैयारे की तबाही इसने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए। और इस सबको अगर बिगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो फिर बात मई में जाती है। मई के महीने में पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की भारतीय एयरफोर्स पर बर्तरी पर जाती है और फिर तैयारों की तबाही का जिक्र जो कि मुसलसल उसके बाद से चला आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के आज से एक दिन पहले तक के भी जो स्टेटमेंट्स और तैयारों की तबाही की बात है और जंग रुकवाने की बात है, वो सब कुछ एक बड़े कैनवस पे हमें एक बड़ी तस्वीर इस वक्त नज़र आ रही है। और अब इस वाक़े के बाद इस वक्त भारत में शदीद तनकीद है भारतीय फोर्सेस पर, भारतीय फ़िज़ाइया पर, उनकी सलाहियतों पर बहुत ज़्यादा तशवीश का इस वक्त उन्हीं की कौम इजहार कर रही है। और कह लीजिए एक तरह से जगहसाई और दुनिया भर में भारत के लिए एक सुबकी का सामना इस वक्त हमें बड़ी हद तक नज़र आ रहा है। आज के प्रोग्राम के आगाज़ में मैं चाहूँगा कि हम इस मामले पर बात करें। ये एक हादसा है लेकिन इसका पेश आ जाना और इस तरह के एक एयर शो में मिसालें इसकी कम हैं और बहुत सारी तशवीश यकीनन इस सारे मामले पर है। ख़ास तौर पर उस वक्त जब सोशल मीडिया पर बहुत सारे इमेजेस चल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थीं जहां पर इस तैयारे से ऑयल लीक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल थीं, लोग तबसरे कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे और फिर भारतीय एयरफोर्स ने ये उस पर कहा और फिर भारतीय फैक्ट चेक्स ने ये बात कही कि जी नहीं, ये मामूल का एक अमल है, आलूदगी को खारिज किया जा रहा है, कुछ और इस तरह की चीज़ें गैसेस होती हैं जिनका अखराज हो रहा है और देयर इज़ नथिंग लाइक कि इसमें से कोई ऑयल लीक हो रहा है। और उसके बाद फिर ये हादसा हो जाता है। इसके साथ साथ इस वक्त जैसे मैंने जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप जब सऊदी अरब के साथ एक बड़े दिफाई माहदे पर दस्तखत कर रहे हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने पाकिस्तान इंडिया की जंग की दोबारा से बात की, किस तरह से उन्होंने भारत पर बहुत बड़ा टैरिफ लगाने की बात की, इस जंग को रुकवाया और ये भी उन्होंने वाज़े किया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के हवाले से कि उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी ज़िंदगियां बचाई हैं और ये भी कि मामलात इस हद तक बढ़ गए थे कि न्यूक्लियर वॉर की जानिब हम जा रहे थे और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती तो उस जो न्यूक्लियर वॉर के नतीजे में जो उसका धुआं है वो शायद अमेरिका तक पहुंचता। इस तरह की बातें हम इस वक्त सुन रहे हैं। मैं चाहूँगा तफसील से सारी सूरत हाल पर हम बात करें। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान की इस वक्त सूरत हाल है वो खासी अहम है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने आज फिर वाज़े किया है कि दहशतगर्दों की मुआवनत ख़त्म ना करने तक अफ़गानिस्तान के साथ तिजारत बंद रहेगी और लैंडलॉक्ड कंट्री है अफ़गानिस्तान और दीगर कोई ऑप्शंस, और अगर कह लीजिए कि जिनकी गोद में इस वक्त अफ़गानिस्तान बैठा है वो भारत है, भारत की जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है और अब वो तिजारत किस रूट से और किस तरीके से करके रोज़मर्रा की भी अशिया अफ़गानिस्तान तक भारत पहुंचा पाएगा, शायद अब ये एक अफ़गानियों के लिए सोचने की बात है। मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं असद खरल साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। उनके साथ मोहम्मद नौशाद अली साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। खरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं आप जो ये आज का हादसा पेश आया है? पहले ही बहुत बातचीत थी और पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की बर्तरी, भारतीय फ़िज़ाइया की नाकामी, उसके बाद जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर इन तस्वीर का आना कि ऑयल लीक हो रहा है और फिर ये हादसा हो जाना, कैसे देख रहे हैं इसे आप? देखिए, वो कहते हैं कवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। मामला ये है कि भारत जो है वो अपॉर्चुनिटी, जिस तरह पाकिस्तान ने, जो आप 10 मई की अगर बात करते हैं कि पाक भारत जंग के दौरान जिस तरीके से त्यारे गिराए और जिस तरीके से बगैर अपना कोई नुकसान किए और जितने कम टाइम के अंदर अपने अहदाफ को निशाना बनाया गया और पूरी दुनिया के अंदर जो है एक जबरदस्त किस्म की एक मार्केटिंग हुई, तो मेरा ख्याल है कि भारत भी चाह रहा था के लिए। वो कहते हैं अकल या गुजारत जो है वो तो चाहिए हो और टेक्नोलॉजी भी उस तरह की होनी चाहिए।
अब मामला ये है कि उन्होंने तो अपने तौर पर ये शो किया था कि हम इस तरह के करतब दिखाएंगे तो हमारी जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है इस तरह की मार्केटिंग कर पाएंगे। लेकिन मामला ये है कि उसके लिए एक तो आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो उड़ाने वाले जो पायलट हैं उनका भी उस तरह का जज्बा होना चाहिए, और ये चीजें भी होनी चाहिए। और फिर जिस तरह का अब देखें ना, अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो राफेल से ज्यादा कोई जदीद तैयारे तो नहीं थे हमारे, अगर बात की जाए उनकी टेक्नोलॉजी के हवाले से या उनकी प्राइस के हवाले से। तो लेकिन फिर भी देखें कि वो उनके तैयारे जो है उनका नुकसान हुआ। अब मामला ये है कि जिस तरह अभी इन्होंने जो पूरी दुनिया के अंदर एक जंग नसाई, और फिर ये बात ये है कि हमेशा भारत की तरफ से आप देखें कि कोई भी उनका कोई वाकया होता है, कोई जो चीज होती है, तो उस पे वो उनका मीडिया और मुसलसल उनकी हुकूमती जो अहदेदारान है, जिम्मेदारान है, उनकी जानब से मुसलसल झूठ फैलाया जाता है, और अल्टीमेटली वो झूठ जो है वो सच उसका जो है वो सामने आ जाता है। अभी जिस तरह आपने इंट्रो में बड़ी डिटेल से बताया कि पॉइंट आउट चीजें की जा रही थी, लेकिन वो सारी चीजों को बकायदा निगेट कर रहे थे, रिबट कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, और अल्टीमेटली जो है वो चीज जो सच है वो सामने आ गया। तो मैं समझता हूं कि ये जो चीज है जितनी मर्जी आप छुपा लें आज के दौर के अंदर, ये चीजें छुपाने से छुप नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भी बात जिस तरह आप करते हैं कि भारत जो है पाकिस्तान पर दोबारा जंग करने के लिए तैयारी कर रहा था, ये सारी चीजें हो रही थी, ये तो हम नहीं कह रहे, ये तो अमेरिकी सदर बकायदा कह रहे हैं इस चीज का, बार बार वो इसका बरमला इजहार करते हैं, और इस हवाले से कभी हमने नहीं देखा कि इंडिया की जानब से उस बयान की तरदीद आई हो। तो अब मामला ये है कि पहले इनकी जितनी जगह कंसाई हुई है, अभी वो मेरा ख्याल है वो उसकी गर्द भी नहीं बैठी, और ये दोबारा इन्होंने हरकत कर दी है। तो आए दिन कोई ना कोई इस तरह का जो है ना, ये कोई जो कहते हैं ना, कोई भारत की जानब से इस तरह का जो अब जो जोक्स हैं या लतीफे हैं या जो इनके इस तरह के ड्रामे हैं, वो आए रोज पूरी दुनिया के सामने आते हैं, और हर दफा ड्रामा जो है नए तरीके से किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसका पोल भी बहुत जल्द खुल जाता है। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि उसका पोल भी बहुत जल्द खुल जाता है। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा जी, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं जी। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, दिफाई तज्जियाकार हैं। वेलकम कहूँगा ब्रिगेड साहब। बात कर रहे हैं हम जो आज दुबई एयर शो में जो वाक़या पेश आया है, भारत का ये तैयारा तेजस, बहुत सारी चीज़ें हैं। मोराल की कमी है इसमें, आप समझते हैं तरबियत का मामला है, या जिस तरह से बहुत सारे लोगों का कहना है कि प्रोफेशनलिज्म से हटा दिया गया है भारत में उनकी फोर्सेस को, और उनको सियासी और हिंदुत्व की बुनियादों पर चलाया जा रहा है, ये वजह है कि हर जगह पर सुबकी का सामना है उन्हें। ब्रिगेड साहब कैसे देख रहे हैं आज के वाक़े को, क्या कहेंगे इस पर सर? देखें, ये एक दिस क्लियरली स्पीक्स इंडिया की वीकनेसेस, उनके रिसर्च एंड डेवलप और जो एनालिसिस विंग है उनकी डिफेंस इंडस्ट्री का पोल खुल गया है कि 40 साल लगा के उन्होंने तेजा जहाज को तैयार किया, और उसके बाद इतने अरसे के बाद 2 स्क्वाड्रन टोटल वो तैयार कर सके। और उसमें भी आपके सामने जो आज हुआ, पहले 2 दिन पहले इनके जहाज से ऑयल लीक हुआ, उस जहाज की मेंटेनेंस करके इन्होंने वो इसको दोबारा उड़ाया, और उसमें ज़ाहिर है मेंटेनेंस में उस पर कोई एयरोडायनेमिक्स में कोई डिफेक्ट थे, जिसकी वजह से जहाज दुनिया के सामने, जहाँ पे 200 जहाज आए हुए थे और दुनिया के हज़ारों लोग आए हुए थे इसको देखने के लिए, जिसमें बेसिकली ज़्यादा डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स थे, और उनके साथ सामने जब ये जहाज गिरा तो इनके जहाज की क्या मार्केटिंग का हाल होगा। आप जब भी एयर शो में अपने मुल्क के जहाज भेजते हैं जो अपने मुल्क में इंडिजिनसली बनाए होते हैं, आप अगर आपके पास 50 जहाज एक मेकन टाइप के, उनमें बेस्ट जहाज आप सिलेक्ट करते हैं, वो भेजते हैं, उसके बाद उसको मैकेनिकली टेक्निकली देखते हैं, उसके लिए पायलट टॉप के सिलेक्ट करते हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है एयर शो में जाने का, उनको एरोबिक्स का सही पता भी होता है उसका। और उसके साथ फिर आपको याद हो कि उनकी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने और उनके चीफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि उनकी एयर डिफेंस इंडस्ट्री, ओवरऑल डिफेंस इंडस्ट्री जो वो बहुत ही करप्शन में घुसी हुई है, और वो अरबों रुपया लेते हैं हुकूमत से और रिजल्ट सिफर होता है, नेपोटिज्म है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। और इन चीज़ों को देखते हुए ये पता चला कि जी अल्टीमेट ये रिजल्ट हुआ। अब आप ये बताएं
कि इसके बाद कोई तेजा जहाज दुनिया में इनका खरीदेगा। और उसके बाद ये जहाज जिस तरह MiG-21 एक फ्लाइंग कॉफन्स बन गए थे इनके, और बड़ी मुश्किल से अल्टीमेटली वो ग्राउंड हुए हैं। अब ये तेजा जहाज मुझे लगता है गुजरने के बाद ये भी एक फ्लाइंग कॉफन्स होंगे। एक इससे पहले भी इनका जहाज ही गिर चुका है, और फिर ये दुनिया भी अब इनको जहाज देने बंद कर देगी। असल बात ये है कि राफेल वालों ने दे के गलती कर रहे, सर पटक रहे हैं कि हमने इनको क्यों जहाज दे के अपनी अपनी मार्केटिंग खराब की। इसी तरह MiG-29 और 30 कोई जहाज रशिया के हैं, वो भी 10 बार सोचेंगे कि देना चाहिए जहाज, हमारी मार्केटिंग खराब होती है। तो F-35 2019 में भी अमेरिका ब्रिगेड साहब सोचता है तो वो MiG-21 ही था जो गिरा था यहाँ पाकिस्तान में, जिससे अभिनंदन को पकड़ा गया था। MiG-21 MiG-21 था, और उस पर झूठा प्रोपोगंडा इन्होंने किया था कि उसने किसी पाकिस्तानी तैयारे को शायद गिराया है, और फिर उसी चक्कर में उसको वहाँ उन्होंने वीर चक्रा भी दे दिया, जो तीसरा बड़ा अवार्ड है। अब क्या झूठ बोलेंगे? मतलब ये क्या AI जनरेटेड है ये चीज़ें? ये दुनिया झूठी खबरें चला रही है। मैं तो ये सोचता लेकिन रहा ये जब अभी भी दोपहर में ये खबर आई कि अब झूठ क्या इन्होंने सोचना है, इस पे क्या प्रोपोगंडा कर सकते हैं जितने भी मास्टर ये हो। भी ये प्रोपेगेंडा करेंगे कि शायद कोई वहां पर किसी ने जान के भारत को लेट डाउन करने के लिए कुछ आदमी टेक्निकल फॉल्ट कर दी है, कोई और नुक्स कर दी है। दे विल नेवर एक्सेप्ट देयर ओन फॉल्ट। हालांकि ग्रेशियसली इनको चाहिए कि ये हमारी गलती है, हमारी मेंटेनेंस सिस्टम की, हमारी मैन्युफैक्चरिंग की, हमारे डिफेंस प्रोडक्शन में गलती है, हमने जहाज सिलेक्ट करने में गलती की, और जहाज को हमने जो अच्छे जहाज टॉप के थे हमारे उनमें से भेजने चाहिए थे, वो गलती है। और अननेसेसरी एक पायलट, अच्छा प्रोफेशनल पायलट था विक्रम सिंह, वो विंग कमांडर था, उसकी जान गई, जो कि हमें अफसोस है, ज़ाहिर है इंसानी जान गई है, उसकी फैमिली है, वहाँ अफसर पे मातम बचा होगा। और दुनिया के सामने जो इनकी बेइज्जती हुई है, जो जग रसाई हुई है, जो इंडियन एयरफोर्स का मजाक उड़ाया जा रहा है, वो आप देखें। और उसके वर्सेस हमने ये जो थे J-10 थंडर, 17 थंडर, ये 20 साल पहले हमने मैंने जो इनका प्लांट लगाया, हमने सारा काम शुरू किया। आज 20 साल में हमारे पास 200 ये जहाज हैं, 200 एयरक्राफ्ट हमारे पास है। उसके बाद J-10 हमने बनाने शुरू कर दिए। चाइनीज आर द मोस्ट हैप्पी कंट्री कि हमने इनको जहाज दिए, इन्होंने हमारी इतनी मार्केटिंग कर दी है कि वहां पर अब दुबई शो में दुनिया लेना चाह रही है, जहाज खरीदना चाह रही है पाकिस्तान से। और बिल्कुल आपने इंडिया दुरुस्त को कुछ फरमाया। ज्यादा मैं ज़रा बेचना नौशाद साहब की जानिब बढ़ूंगा। नौशाद साहब, तस्वीरें तो ये हमारे थंडर के साथ इनके लोग आके, इनकी फ़िज़ाइया के लोग आके लेते रहे, तो दे आर इम्प्रेस्ड डेफिनेटली। अब कह लीजिए कि प्रोफेशनलिज्म की कमी है। ये वही बात जो कि सियासी बुनियादों पर ये ले गए अपनी फ़ौज को, उनके अंदर वो पैशन नहीं है। जहाज़ तो मुख्तलिफ जहाज़ हैं इस एयर शो में, मुख्तलिफ ममालिक के हैं, उनकी अपनी अपनी स्पेक्स होते हैं, जो भी चीज़ें हैं, पर इट डिपेंड्स कि जो उनको उड़ाने वाला है वो कौन है, उसके अंदर क्या जज्बा है। कोई जज्बा, को मोटिवेशन है ही नहीं है इनकी फोर्सेस में, ये एक बड़ी वजह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहला तो मामला अल्टीमेटली ये है कि वहाँ पे जो फाइटर पायलट्स हैं उनके, मुझे नहीं लगता कि वो आज के दौर में कोई बहुत स्टैंडर्ड के पायलट्स हैं। उसकी मेरे ध्यान में ये बात इसलिए आती है कि ये अभी बात की गई है कि देखिए, टेक्नोलॉजी वाइज तो राफेल जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग तैयारा है, दुनिया उसको मानती है। इंडिया से पहले उसको कभी गिराया नहीं जा सका, ये पाकिस्तान ने गिराया है राफेल, इससे पहले वो नाकाबिले तस्खीर कंसिडर होता था। तो इसका मतलब ये है कि उनके जो पायलट्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर कमी कोताही मौजूद है। ये जो प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, ये प्रोफेशनलिज्म ओवरऑल उनकी आर्म्ड फोर्सेज में अब कम हो रहा है, और वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी। नौशाद साहब, जंग ही नहीं लड़ी उन्होंने, कोई फिजिकली पड़े ही नहीं किसी चक्कर में। उनकी फ़ौज को तो निहत्ते कश्मीरियों के साथ जुल्म करने का सिर्फ पता है, या कहीं वो मणिपुर वाली साइड पे और ऐसे ऐसे इलाकों में जहाँ पर कोई तरीके हों वहाँ पर लाठियाँ चलाते या गोलियाँ चलाते हैं। इसके अलावा उन्होंने किया क्या कि ये नस्ल इनकी फ़ौज की बैटल हार्डन्ड होगी? ये बात ठीक है सर, मैं अग्री करता हूँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि वो उस तरह वॉर जिसे कहते हैं ट्रेंड नहीं है जिस तरह हम हैं। ये भी एक जगह पे एक पॉइंट है, लेकिन जो पॉइंट मैं आपको बताने लगा वो इससे ज्यादा लीथल है, प्रॉब्लमेटिक है। देखिए, आप कोई कमी कोताही अपनी जो आप ये जो जंगी मशकें करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, उसके अंदर आप पूरी करते हैं, अपने आप को अप टू द मार्क रखते हैं, लेकिन इससे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है ना वो है करप्शन का। अब आप ये देखिए, ये जो तेजस जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये 640 करोड़ रुपए जो इंडियन है उसका ये तैयारा है, कुछ मेरा ख्याल है शायद कोई 60-70 मिलियन डॉलर बनता है।
जो सुखोई है वो 120 मिलियन डॉलर का है, अब 120 करोड़ का है। ये उससे कहीं ज्यादा जो है ना प्राइस पे है। और इसके ऊपर जब ये बनाया जा रहा था और इस पे बात हो रही थी, जब ये इसको शामिल करने की कोशिश की, आप ये देखिए कि जब इनिशियल इसका डिजाइन आया, ये बनाने की बात हुई, तो इंडियन नेवी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था कि ये इतना हैवी है ये त्यारा कि ये हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर उसके जी। डिजाइन में चेंजेस की, कुछ और किया। असल मामला क्या है, ये जो कहते हैं ना 50-60% हम बना रहे हैं, जो हमारा इंडिजिनस है, जो उसके अंदर इसराइली इक्विपमेंट लग रहा है ना, ये सारा उसको उसको एक्चुअली वो बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, जो एक्चुअली कमीशंस के थ्रू, जो ये जो अंडर हैंड डील्स हैं उसके थ्रू, उसको ओबलाइज करने के लिए, उसकी ओवरऑल जो इसराइल की छतरी लेने के लिए, ये जो आप चलाते हैं इंटरनेट के नेटवर्क्स चलाते हैं यूरोप में बैठ के, और आप इस तरह के प्रोपेगेंडा करते हैं, आप लॉबिंग करते हैं, आप जो है वो अमेरिका को कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, आप दूसरे ममालिक के साथ मामला को डील करते हैं, उसमें जो इसराइल की प्रोटेक्शन है, एक जिसे कहते हैं फादरली फिगर की तरह की जो प्रोटेक्शन इसराइल दे रहा है, बावजूद इसके कि इसराइल ड्रोनों के साथ जो हमने हाल किया है, उसके बाद इसराइल को भी समझ आनी चाहिए, भारत को भी समझ आनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये जो करप्शन होती है ना, ये घुन की तरह खाती है। और आपने जो दूसरा एक एलिमेंट, जब हिंदुत्व की आप बात करते हैं और आप जब ये वाला एस्पेक्ट देखते हैं कि उनकी जो आर्म फोर्सेस हैं वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रही है, आप देख लें कि ये जो जंग हारी गई है, इसके बाद जो स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ रहे हैं, आज का जो उनका प्रोफेशनल आर्मी चीफ है या एयर चीफ है, वो जो गुफ्तगू कर रहा है, वो एक्चुअली किसी भी दुनिया के किसी भी फोर्सेस के जो हेड्स होते हैं, जो चीफ होते हैं, वो इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते। वो उनको कोई जरूरत नहीं है किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बैकिंग करने की या उनको सपोर्ट करने की। तो ये जो कल्चर वहां पे अब डेवलप हो रहा है, वो यकीनन उनकी प्रोफेशनल स्किल्स को डाउनग्रेड कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स, ये करप्शन और ये जो ट्रेनिंग की कमी है, ये उनके लिए बहुत बड़ा वबाले जान बन जाएगी। इसलिए कि देखिए, ये जो अभी डील हुई थी, जो तेजस देने की डील है, ये 83 तेजस की बात हो रही है, को 62,000 करोड़ रुपए की बात है। और ये इसके अंदर भी बहुत सारी डिबेट है, इवन इंडियन फिल्म भी बनी हुई है इसके ऊपर, इस सारे मामले के ऊपर। अब मामला ये है कि ये जो करप्शन का एलिमेंट मैं आपसे कह रहा हूं, इसका जो बहुत बड़ा नुकसान है वो ये है कि ये ऐसे कल्चर को परवान चढ़ाता है जहां पर ये जो ट्रेनिंग और प्रोफेशनलिज्म और हाईएस्ट स्टैंडर्ड अटेन करने का जो मामला है, वो कहीं पीछे रह जाता है। क्योंकि जब आप खुद जो है वो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर आपके वो ट्रिकल डाउन होता है, वो फैक्ट जो है ना, वो आपके इदारे के अंदर चला जाता है। और जो इंडियन एयर फोर्सेज है या इंडियन फोर्सेज है ओवरऑल है, वो उस प्रोफेशनल जो कहते हैं ना अमाक है, कहीं उससे नीचे आ रही होंगी, उससे कम हो रही होंगी। मैं जो डील की बात कर रहा था, ये 83 की बात कर रहा था, ये कितने साल उन्होंने डील लेट कर दी। और फिर जो दिए हैं त्यारे, जितने त्यारे भी अब तक दिए गए हैं, उसमें से भी एक जो है वो मार्च 2024 में गिर चुका है, और अभी जी। 2027 में इनकी बड़ी खेप आनी है, और उसको ये मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो बात जो ब्रिगेडियर साहब ने की है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन ना करना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप इंटरनेशनल अफेयर के अंदर जा रहे हैं, जहां पर आप टॉप ऑफ द लाइन मशीन लेके जाएंगे, और वो मशीन वो होनी चाहिए जिसपे आपको अपने से ज्यादा बिलीव हो। आप पायलट वो लेके जाएंगे जिसमें आपको अपने से ज्यादा बिलीव हो, राइट तो नौशाद आप साहब, तभी ये जो है वो बिल्कुल दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकेंगे। बिल्कुल राइटली पॉइंटेड। ये सिर्फ मेरे ख्याल से अब इनकी जो लोग हैं या वो इन्वेंसिबल हैं भारतीय फिल्मों की हद तक, उधर ही ये इस तरह नज़र आते हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। बाकी जो कुछ है वो हमारे सामने है। मैं थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हुए जो दूसरा एस्पेक्ट है इसका, उस पर आऊँगा। असद करल साहब, इस वक्त दोबारा से बात हुई पाक भारत जंग की, बार बार अमरीकी सदर बात करते हैं, 350% टैरिफ की बात उन्होंने की कि ये स्ट्रेट अवे उन्होंने धमकी दी थी। लेकिन एक स्टडी जो अभी रिसेंटली आई है, जिसपे ये कहा गया है, वॉर एक्सपर्ट्स हैं उसमें सारे लोग, कि अगले 5 सालों में जो जंगों का ख़तरा है उनमें सर फहरिस्त पाक भारत जंग है। और बार बार हम इस तरह की बातें सुनते रहते हैं कि वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, वो रुका है, वक्ती तौर पर उस पर पॉज है। क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि जितनी शर्मिंदगी होगी, एंड हम जितना समझते हैं मोदी के माइंडसेट को, और जो वहाँ पर एक और फिर बिहार का इलेक्शन अभी जिस तरह से हो गया, ये अब अपनी खिफत सुबकी मिटाने के लिए, शर्मिंदगी दूर करने के लिए किसी भी वक्त या कोई और मिस एडवेंचर की तरफ आएंगे, कुछ इस तरह की कोई चीज़ होगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा असली दुश्मन है ना, इंतहाई एक कमीने दुश्मन से हमारा वास्ता पड़ा है।
और ये इनको कोई शर्म हया वाला मेरा ख्याल है कोई दूर से भी नहीं गुजरी इनके हवाले से। अब देखिए सूरत हाल ये होगी कि अब दुनिया की बड़ी जो कंपनीज हैं जिस तरीके से उनको ये डुबो रहे हैं, उनकी मतलब बेड़ा गर्क कर रहे हैं, यानी जिस तरीके से बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिस्टम था रशियन जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको इन्होंने तो उसका बेड़ा गर्क करवाया। फिर उसके बाद जो इजरायली टेक्नोलॉजी ये कर रहे थे इस्तेमाल, उनको बेड़ा उनका भट्टा बिठाया। राफेल दुनिया के जो यानी नाकाबिले तस्खीर जो तैयारे थे उस कंपनी का भट्टा बिठाया। अब तो मेरा ख्याल है कोई बड़ी कंपनी या कोई जो साजो सामान इनको देने के लिए भी वो 100 दफा सोचेगी कि एक नाहल लोग जो है उनके हवाले हम करके अपनी ही जो है चीजों की हम जो है उसकी यानी जागनसाई या उसके लिए सुबकी का बायस ये बनेगी हमारी ये टेक्नोलॉजी को लेकर। क्योंकि एक नायल के हाथ में चीज वो देंगे तो वो इस तरह ही करेगा। जो बात आप करेंगे जो स्टडीज रिपोर्ट आई है, ये जो माजी में हम देखते हैं या मौजूदा जो इनकी जो सोच है उससे तो बिल्कुल है कि ये बाज आने वाले नहीं है। ये हर वो हरबा इस्तेमाल करेंगे जिससे पाकिस्तान के जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है उसको रोका जा सके, पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली जो है उससे ये जो चलते हैं सी पैक के मंसूबे को सबोताज करने के लिए। पाक अमेरिका अगर रिलेशन अच्छे हैं उसके लिए इनको तकलीफ है, पाक चाइना रिलेशन के ऊपर इनको तकलीफ है, पाक सऊदी और दीगर जो ममालिक है उनके साथ जो हमारा जो तल्लुकात है जिस तरह अभी आज़रबाईजान या दीगर जो रियासतें हैं। तो मामला ये है कि एक तो वो खुद से अब आराम से नहीं बैठने वाले, दूसरा आप देखें कि उन्होंने जब से जंग उन्होंने हारी है वो बजाय खुद से तो कर कुछ नहीं सकते, अब उन्होंने प्रॉक्सीज का फिर सहारा लेना शुरू कर दिया है। एक तो वो प्रॉक्सीज है ना मुसलसल जो क्या में पाकिस्तान से लेकर अब तक बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में और सिंध में दीगर पाकिस्तान के हिस्सों में जो दहशतगर्दी इंडिया जो है अपने स्पॉन्सर स्लीपर सेल के जरिए वो करवा रहा है, सहूलतकारों के जरिए अपने एजेंट के जरिए। दूसरी वो है जो अब दोबारा से उसने अफगानिस्तान की सरजमीन को उनके लोगों को इस्तेमाल करते हुए टीटीपी को दीगर दहशतगर्द तंजीमों को और उनको पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ जो है दहशतगर्दी के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हमें बिल्कुल आंखें अपनी जो है वो खुली रखनी चाहिए और ये जो दुश्मन है इससे जो है ये अब ये नहीं समझना चाहिए कि आराम से हम बैठ जाए और ये इससे को खैर की तो जो है रखी जा सकती है, या ये है कि इसको सबक सिखाया गया है तो ये आराम से बैठेंगे। पहले भी आपने देखा जब भी इन्होंने हरकत की है इनको मैं समझता हूँ कि जितना जबरदस्त किस्म का इनको रिस्पॉन्स मिला है अभिनंदन का वाकई आप देख लें कि उसके बाद भी इनको समझ आ जानी चाहिए लेकिन समझ नहीं आई। उसके बाद अभी रिसेंटली जो वाकयात हुए हैं जिस तरीके से इनकी पूरी दुनिया के अंदर सब ने माना है कि जिस तरीके से इनको नाकामी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं नहीं समझता कि ये जो है इनके ऊपर हम ये 1% भी रिलाय कर सकते हैं कि ये आराम से बैठ जाएंगे। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हरकतें कर रहे हैं वो भी देख लें, वर्किंग बाउंड्री लाइन ऑफ कंट्रोल हमेशा मुसलसल खिलाफवर्जी ये करते हैं और जब भी पहल ये करते हैं और उसके बाद जब हम जवाब देते हैं उसके बाद ये भीगी बिल्ली बन के बैठ जाते हैं। तो लेकिन फिर भी बाज नहीं आते, बार बार ये जलील बिल्कुल होते हैं। सही कर्नल साहब, एक ब्रेक की जाने बढ़ना है मुझे जी, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं जी। वेलकम बैक। ब्रिगेड साहब की जाने बढ़ूंगा मैं। ब्रिगेड साहब कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त मज़ीद कोई इम्कानात के पाक भारत दोबारा से एस्केलेशन किसी हद तक बढ़े, जो तो ये फितना उल ख़वारिज और फितना उल हिंदुस्तान के ज़रिए काम कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी बहुत है, लेकिन क्या सामने आकर भी कोई दोबारा से लड़ाई लड़ने जंग करने का कोई इस तरह का ख़तरा आप समझते हैं? जो ये स्टडीज़ और डिफरेंट चीज़ें जो बता रही हैं इनमें कुछ सदाकत होगी? देखिए अरसलान, बात यह है कि एक अगर एनालिसिस कर लें जब से मार्का हुआ है आज तक हुआ है कि इंडिया के पास क्या रीजंस हैं। नंबर वन, एयरफोर्स इनकी बिल्कुल नकारा हुई है इस वक्त। दे कांट कि एक 6 महीने में इन्होंने कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि ये अपने जहाज को उड़ाएं। इनके पास कोई नया इक्विपमेंट आया उस पर इन्होंने ट्रेनिंग की हो। अगर जहाज लेते हैं तो कम से कम 3-4 साल लग जाते हैं। अगर और मिसाइल लेते हैं वो इनको चाहिए ग्राउंड से, इनका एयर का आपस में रडार सिस्टम का ग्राउंड सिस्टम का कोऑर्डिनेशन नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, वो नहीं। एयरफोर्स इज मेन आजकल लड़ाई बैटल होती है। इंडिया का एक एक इंच एरिया हमारी मिसाइल रेंज के अंदर है, चाहे वो शाहीन है, चाहे वो हमारे पास ये हदफ ये फतेहबान, फतेह 2, फतेह 3, फतेह 4 हैं, अबाबील हमारे पास हैं। फिर उसके बाद हमारे पास और जितने अल नसर है, जितने भी मिसाइल हैं,
एक एक इंच एरिया हमारी रेंज में है। वी कैन प्ले हेल। डीजीआई पे ने कहा था ना कि हम ईस्ट में इनकी पूरी रिफाइनरी तबाह करके रख देंगे और मिलिट्री को इतना नुकसान करेंगे कि इनकी कमर टूट जाएगी। नंबर वन। एयरफोर्स हमारी इफेक्टिव होगी, इनकी इफेक्टिव नहीं होगी। ग्राउंड S-400 में मिसाइल तबाह कर दिए और तबाह हो जाएंगे, ये भी वहाँ फारिग हो जाएंगे। वॉट विल कन्वेंशनल फोर्स आएगी, ऐसे मिसाइल मारेंगे, वो करेंगे। अब वो बात की बात है, पहले वैसे इनको साइबर वॉरफेयर में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में वी आर मच मच है। हमने कॉन्टिजेंट 1 2 3 पूरी प्लानिंग की हुई है। दे विल कम एंड दे विल गेट सॉर्टेड आउट। ये तो बड़ी क्लियर बात है। चीफ राइट। आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल ने आपके सामने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में कैडेट को रास्ते पे करते हुए कहा था कि अगर वो कोई मिसएडवेंचर करेंगे तो भी नस्लें याद करेंगे। फितना हिंदुस्तान, फितना ख्वारिज क्या कर लेंगे? आपने देख लिया, 22 पोस्टें उनकी हमने कब्जा कर ली। जाके गुलबहादुर के एरिया में हमने मारा, 70 फौजी मार दिए, सफेद झंडे खड़े कर दिए। अभी भी वही होगा, इससे ज्यादा मार पड़ेगी, फौरन सफेद झंडे आएंगे, फिर मुज़ाकरात की बात करेंगे। और हम भी चाहते हैं कि बात उस वक्त करें जब वी आर ऑन अ पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ और हाई मॉरल ग्राउंड। जब आप स्ट्रांग होंगे या आपके को घुटने टेकेंगे। इंडिया का इलाज यही है, ये इनका। और फिर इसके साथ दुनिया रियलाइज करती है कि दो न्यूक्लियर मुल्क में लड़ाई इज वेरी डेंजरस, ये कैटास्ट्रॉफिक हो सकती है। यू डोंट नो कि डायनामिक्स ऑफ वॉर कहाँ एंड होते हैं और इसके फॉल आउट इस रीजन में और ग्लोबली क्या होते हैं। एक और दुनिया रियलाइज कर ली कि कश्मीर इज राइट न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, जो हम हमेशा कहते थे। ये अभी जो ट्रम्प को फिक्र हो रही है, ये इसीलिए कहता है। इसने दिवाली पे व्हाइट हाउस पे इंडियन के सामने रिंग करके नरेंद्र मोदी को बोला, डोंट गो फॉर वॉर, डोंट डेयर। ही नोज कि क्या होने वाला है। और पाकिस्तान की इनको समझ नहीं आ रही है हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी, हमारी हर चीज इन सब 100 गुना बेहतर है। तो ये दे आर द लूजर्स। ये अभी अमेरिकन कांग्रेस ने क्या बात की है कि इंडियन आर द लूजर्स, पाकिस्तान आर द विनर्स। हमने शिकस्त फाश दी है, इनके 8 जहाज भी गिराए हैं, मारे हैं इनकी। और हमने जो नुकसान की सबको पता है, कितने 100 फौजी इनके मरे हैं। ये तो छुपाते हैं, बताते नहीं है। तो इसलिए इनको समझ है। आप आज के बाद देख लें तेजस का हाल, इस पे तेजस पे क्या इनके पायलट्स का कॉन्फिडेंस होगा। ये एक और फ्लाइंग कॉफन्स आ गए इनके पास, और इनके पास क्या है? F-16 जो ये राफेल उड़ा नहीं सकते क्योंकि ग्राउंड की और इनके एयरक्राफ्ट की आपस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं कर सकते। वी नो इट। और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी चाइना की है वो, एंड ये अजीब किस्म की बात करते हैं। हमने खरीदी है चाइना से चीजें, इस्तेमाल हम करते हैं, चाइना नहीं करता। आपने भी राफेल कहाँ से खरीदे हैं? फ्रांस से खरीदे हैं। आपने MiG-21 कोई कहाँ से खरीदे हैं? रशिया से खरीदे हैं। मिराज फ्रांस से खरीदे हैं। तो यूज तो आपने कर रहे हैं ना। यू आर द इनकॉम्पिटेंट पीपल। आपकी फौज अनट्रेन अनप्रोफेशनल है। जो आपने बात की, सिर्फ नहाते कश्मीरी औरतों बच्चों बूढ़ों को शहीद कर सकते, या आप मणिपुर में क्रिश्चियन को मार सकते हैं, या ये सिखों को मार सकते हैं। दैट्स एंड ऑफ इट। इन्होंने कोई लड़ाई लड़ी नहीं। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज पिछले 3-4 दहाइयों से हम आप बैटल, जो एक रेजिमेंट हमारी 3-4 दफा ये लड़के आ चुकी है, ये इनके जैसे करते दे आर फुली ट्रेन, बैटल हार्डेंड है। जी हमने प्रूफ भी ये किया है। इसलिए ये इस गलती में मत रहेंगे तो इनको पता चलेगा। फिर इंडिया एक हिंदुस्तान मुल्क है, एक मुसलमान तो 57 मुल्क हैं, ये निस्तानबूद हो जाएंगे खुदा ना खास्ता अगर उस नौबत आती। इसलिए ट्रंप को फिक्र है, इसलिए वो कहता है मैं 350% टैरिफ पर निकालता लगाऊंगा। तो इंडिया फिर बात है। आई थिंक दे शुड अंडरस्टैंड। They should understand. I really hope that they do. नौशाद साहब, बड़ा फ़र्क होता है क्या ये जब अब मई की बात हम करें या जो इस वक्त की सूरत हाल है, जो जिस तरह फ़ौज की कमान इस वक्त फील्ड मार्शल के हाथ में है, इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट, इट्स अ डिफरेंट अप्रोच जो स्टैंड आउट करती है, जिसकी वजह से हमारा एक मुकाम हमें मिला। नो डाउट कि ट्रेनिंग तो हमारी फ़ौज की उसी तरह से थी, बट क्या डिफरेंसेस हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी की तरफ चीज़ों को ले गए, इनके लिए बहुत ख़राबी। एंड अगेन डू यू सी अ चांस ऑफ वॉर अगेन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? देखिए, मैं अभी तो जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में तो मैं नहीं समझता कि इंडिया किसी एडवेंचरिज्म की तरफ बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा, शायद मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन शायद इंडिया एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर इस रुए ज़मीन पर। जो मामला है कमांड का, देखिए
कमांड मैटर तो करती है, सिपा सालार मैटर करता है। आपको वो भी याद होंगे आर्मी चीफ जो कहते थे हमारे टैंकों में तेल नहीं है, हम लड़ाइयाँ नहीं लड़ सकते। तो अब वो टैंकों वाला तो मामला आया ही नहीं। असल में आपके पास जो जो आपकी अपनी जो फोर्सेस हैं उसके पास क्या कैपेबिलिटी है, वो अगर आप यूटिलाइज करना जानते हैं और जिस तरह से करना जानते हैं, ये मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का दौर है, ये वॉरफेयर का तरीकेकार चेंज हो चुका है। आपकी तीन अफवाज जो थ्री डायमेंशन जिसको कहा जाता था कि एयर जो आपका नेवी जो समुद्र में है या जो आपकी बर्री फौज है, अब उससे मामलात आगे निकल चुके हैं। अब कॉग्निटिव की बात होती है, अब जो है वो ये जो वॉरफेयर है इसके अंदर इसकी डायमेंशंस चेंज हो चुकी हैं। आपके ड्रोन्स, आपकी टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। यही वो वजह है जिसकी वजह से सिंगल हैंडेड कमांड की अब बात की गई है कि आप एक जो वाया सम ऑफिस आपको जाना ना पड़े, तमाम अफवाज को आप सिंगल हैंड कमांड करें। और क्योंकि यकीनन वॉर जो है बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है और उसके उसके लिए डिसीजन मेकिंग की स्पीड भी उस तरह से होनी चाहिए और उसकी एग्जीक्यूशन भी उसी तरह से होनी चाहिए। तो इस सारे निज़ाम के अंदर अल्टीमेटली जो 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 जो, जो सिपा सालार है जिसने उस पूरे सिस्टम को चलाना है, उसको यूटिलाइज करना है, उसके रिजल्ट देने हैं, वो मैटर करता है। असल मामला ये है कि ये जो मैंने इससे पहले जो बात कही थी कि इंडिया शायद अब ये जुर्रत इसलिए नहीं कर सकता ओपन जो वॉर है जिसमें हमारे सामने आमने सामने डायरेक्ट वॉर की, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी वजह है जब तक ट्रम्प मौजूद हैं। ये उन्होंने बताया कि मोदी ने फोन करके कहा, मैंने टैरिफ का कहा, तो उन्होंने कहा हम जंग नहीं करेंगे। तो अगर जंग करेंगे तो वो फिर बहुत सारा इंटरनेशनल जो लॉबी है या जो यूएस लॉबी है उसकी हिमायत भी खो बैठेंगे, चाहे उस वक्त इसराइल साथ ही खड़ा हो। ये एक्चुअली इसराइल जो है दरअसल कहीं ना कहीं पीछे वो मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान की रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा इसराइल के लिए खतरा है। वो पाकिस्तान को बड़े दुश्मन के तौर पे देखता है और उसकी कोशिश है कि वो इंडिया को यूटिलाइज करके तो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करे। वो करता रहेगा, कोशिश करेगा। लेकिन अब इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता मुझे तो फिलहाल नजर आ रहा है, जो ये जो प्रॉक्सी वॉर वाला मामला है इसको इंडिया करने की कोशिश करेगा कि इसको कंटिन्यू करे, हमें एंगेज रखे मुसलसल और इसके जरिए जो है कुछ वक्त गुजारे। क्योंकि देखिए जिस मल्टी डोमेन ऑपरेशन की बात मैंने आपसे कही है, अभी ब्रिगेडियर साहब ने आपको बताया कि जहाज आने के बाद उस पे जो ट्रेन होने पे और उसको जिसे कहते हैं ना जेल इन होने में या क्लाइमेटाइज होने में सिस्टम को एक टाइम रिक्वायर्ड है। इसी तरह ये जिन मैं 6 डोमेन्स की बात कर रहा हूं, ये मल्टी डोमेन ऑपरेशंस जो हैं इसको डेवलप करने में शायद इंडिया को अभी बहुत वक्त चाहिए। उन्हें ये अंदाजा ही नहीं है कि चीजें जो हैं वो किधर चली गई हैं। वो अपनी बैटरी उड़वा बैठे अपने जो बेहतरीन रडार की, उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है या एयरफोर्स किस तरह से अटैक करती है या किस तरह से उसको ब्लाइंड किया जाता है, किस तरह से उसको डेफ किया जाता है और किस तरह से उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो अगर हमारे मिसाइल जो है वो एक एक इंच पे मौजूद है, तो हम सैटेलाइट भी भेज रहे हैं जो खिला के अंदर, और हम मूवमेंट्स भी देख रहे हैं। हो सकता है हमें जो उनका जहाज जब उड़ेगा तो हमें पता होगा कि वो कहाँ है, हमें ये भी पता होगा कि वो कहाँ पे पार्क किए गए। जिस तरह एयरफोर्स ने ये जो ग्राउंड की थी, अपनी पूरी एयरफोर्स ग्राउंड कर दी थी पाकिस्तान के डर से, ये 9-10 मई के बाद। तो हमें जो है वो उन्हें खदशा था, उन्हें नहीं मालूम था कि हम कहां से जहाज उड़ाने के किस एयरवेज से उड़ेंगे और हो सकता है कि वो उड़ने के फौरी बाद जो है वो निशाना बन जाए। तो ये सारी चीजें बड़ा मैटर करती हैं। भारत अपना जो ब्रिगेडियर साहब हैं जो बात कह रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल टू द पॉइंट और एक्यूरेट है कि जो इस वक्त सिचुएशन है कि हम चाइनीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेरिकी कर रहे हैं या कोई और कर रहे हैं, ये इसकी अपनी इंटीग्रेशन भी एक बहुत बड़ा टास्क है। हमारे पास जितना इक्विपमेंट है वो हमने इंटीग्रेट कर दिया हुआ है। कोई इक्विपमेंट एक दूसरे से मिसमैच नहीं होता, उसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है कि वो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो जो है ना वो काम करने के काबिल है और अपनी कैपेबिलिटी फुल कैपेसिटी के साथ हमें रिजल्ट्स देते हैं। उनका तो प्रॉब्लम ये है कि उनके पास तो ये जो मिग 21 की बात कर लें, आप अंदाजा कीजिए कि उन्होंने मिग 21 मेरे ख्याल 800 समथिंग मिग 21 थे, जिनमें से 400 से ज्यादा उन्होंने क्रैश कर दिए। उनके पास Su-30 है, Su-30 है, वो उन्होंने क्रैश किया। उन्होंने फ्रेंच जैगुआर क्रैश किए हैं।
1700 के करीब त्यारे अब तक वो जो है ना वहां पे सुनने में आता है कि गिर चुके हैं। को 150 से ज्यादा पायलट जो है वो मारा जा चुका हुआ है। तो यहाँ से उनकी उनकी कैपेबिलिटी और उनके लेवल का अंदाजा हमें होता है। फर्क सिर्फ ये है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और लॉबिंग और चीजें वो कर करा के वो अपने आप को किसी ना किसी तरह इंटरनेशनल डायस्पोरा के अंदर अपनी जो जिसे कह लीजिए कि छुपा लेता था, प्रोपिगेट कर लेता था, झूठ का सहारा ले लेता था। लेकिन वो भी जब वो एक कर दफा लेते कोई थे, चीज अब सामने आ बड़ी हद जाती तक है एक्सपोज हो गए हुए हैं। मुझे एक ब्रेक की जाने पड़ना है जी। ब्रेक से वापस आकर हम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात पर कुछ बात करते हैं। बैकअप बात करते हैं जी कुछ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर। आज दफ्तर ख़ारजा का स्टेटमेंट है कि दहशतगर्दों की मुआवनत ख़त्म जब तक नहीं करता तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारी तजारत बंद रहेगी। ये तजारत ऑलरेडी बंद है, इस पर मुख्तलिफ वज़रा भी हुकूमत के बयान देते हैं। खल साहब कैसे देख रहे हैं इस मामले में? क्या कोई बेहतरी आने वाले दिनों में या मुसलसल ये जिस तरह अफ़गानिस्तान या तालिबान भारत की गोद में बैठे हैं, या ऐसे ही बैठे रहेंगे और अपना नुकसान करवाते रहेंगे? देखिए, जब से ये अफगान अबूरी हुकूमत ये जो आई है और ये तालिबान और ये इस तरह ये जो ग्रुप्स है, और आप देखेंगे उनका जो वजीर खारजा है वो जाके भारत की गोद में बैठ गया, और जो ही वो भारत गया उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो है भारत अफगानिस्तान की जानब से बाकायदा हमले जो है उनका आगाज हो गया। और उससे पहले या उसके बाद मुसलसल ये जो मामलात हैं, ये आए रोज कोई ना कोई एक दिन के अंदर कई कई जगहों पे हमले किए जाते हैं। और वो हमले को ये नहीं है कि इक्का दुक्का जो है कोई इंडिविजुअल की सतह पे, इनफरादी सतह पे नहीं किए जाते, बल्कि उसके पूरी पीछे अफगान हुकूमत जो है वो नजर आती है। और फिर जब भी इनसे बात की जाती है कि आप अपनी सरजमीन जो है हमारे खिलाफ जो इस्तेमाल हो रही है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, या उन लोगों को हमारे हवाले करें, या फिर हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करने दी जाए, तो हर दफा अफगान हुकूमत जो है वो पहले तो वो अपने तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन अगले ही दिन जो है मुख्तलिफ जो फहरिस्तें आ जाती हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ जाती हैं, आलमी मीडिया के हवाले से आ जाती हैं, मुख्तलिफ आलमी इदारों की रिपोर्ट्स आ जाती है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो हमसाया मुल्क खास तौर पर भारत के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल हो रही है। वहाँ पे दहशतगर्द ग्रुप जो है वो मुसल्लह तंजीमें जो हैं वो पनप रही हैं, और खित्ते के लिए वो खतरा बन रही है, दुनिया के लिए खतरा बन रही है। और जो उनकी जो हुकूमत है वो उनकी मुकम्मल सरपरस्ती कर रही है, और उनको रोकने में पूरी तरह ना सिर्फ नाकाम नजर आती है, बल्कि उनकी मुआवनत, सहूलतकारी और सरपरस्ती करती नजर आती है, बजाय इसके कि उनके खिलाफ को कार्रवाई करे। और दूसरा ये है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने की इतनी वो ताकतवर तंजीमें हो चुकी हैं, इतने वो ग्रुप बन चुके हैं मजबूत, कि जो हुकूमत है वो उनसे जो है खौफजदा है, और वो दबाव का शिकार है, ब्लैकमेल हो रही है। और चूंकि हुकूमत अपनी उसकी रिट नहीं है, तो इसलिए देखिए हमारे वजीर दिफा ने भी कहा था कि हमने कहा ठीक है, आप हमें क्या श्योरिटी देते हैं? तो उन्होंने कहा इतने पैसे हमें दे दें। तो उनका पैसे तो चले हम दे देते हैं, लेकिन उसके बदले आप क्या देंगे? तो उसके बदले वो कोई गारंटी देने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो मामला ये है कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से भी ये मामला जो है भारत से जो उनकी राव रस्म जो उनके जो है जो पैसे या डॉलर जो है वो समझ रहे हैं कि लेके तो वो को अपने लिए या अपनी हुकूमत मुस्तकिल कर सकेंगे, या अपने लिए कोई बेनिफिट कर सकेंगे। ना तो उनके मुल्क का इसमें फायदा है, ना खिते का फायदा इसके अंदर है, और ना देर पा अमन जो देखिए पाकिस्तान का अमन जो है, अफगानिस्तान का अमन और पाकिस्तान का अमन जो है वो लाजमी मलजूम है। मुस्तकिल बिल्कुल पाकिस्तान, सही। मुस्तकिल मैं ज़रा अफगानिस्तान के नौशाद लिए साहब ना का भी खिते। नौशाद साहब का भी सर पॉइंट ऑफ व्यू क्विकली ले लूं। नौशाद साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस सूरत हाल को जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है? देखिए, पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने रखा, दोस्त ममालिक जिनके पास अफगानिस्तान गया था उनके सामने रखा, और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ एक बात बता दी गई है कि पाकिस्तान अब दहशतगर्दी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे भारत है, चाहे कोई और तीसरी ताकत है, BLA है या कोई भी है। क्यों? उसकी वजह यह है कि बड़ी साफ सी बात है कि पाकिस्तान जो है इस दहशतगर्दी के मामलात के साथ तरक्की नहीं कर सकता। हमारी जो जिसे कहते हैं तरक्की की राह में सबसे बड़ी जो रुकावट इस वक्त हाइल है वो टेररिज्म है। अब मामला ये है कि अफगानिस्तान इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा
कि देखिए, आपके यहाँ से जब दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं, तो हमें अपने रिसोर्सेज जो है उस पर लगाने पड़ रहे हैं। हमें ये रिसोर्सेज जो है ये अदरवाइज तरक्की के लिए चाहिए, हम ये रिसोर्सेज इसको इस काम पे नहीं रखना चाहते। फिर आप जब हमारे उन ऑफिसर्स को या उन आर्मी के या सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को शहीद करते हैं, उनके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट है। हम ये नुकसान जो है मजीद बर्दाश्त करने के ना हम काबिल हैं, ना हम करना चाहते हैं। अब जो चीज समझ में आने वाली बात है वो अफगानिस्तान को समझ नहीं आ रही, वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि उनके हाथ से दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं। चूंकि वो मैं ना मानू वाली रट है, तो मैं ना मानू वाली रट के अंदर पाकिस्तान जो है अब उसको मजीद एंटरटेन नहीं कर सकता। इसी वजह से चूंकि पाकिस्तान को भी मालूम है कि ये जो ट्रेड बंद है, इससे जो भारत चाहे कोशिश कर ले कि जनाब वो भारत आज कार्गो सर्विस शुरू कर रहा है अफगानिस्तान के साथ, या वो उसको सप्लाई, अल्टीमेटली जब उनको नजर आएगा कि जिस तरह वो हमें डेंट करते थे अफगानी, अगर उन्होंने वही काम भारत के साथ करना शुरू किया तो भारत, एक भी अफगानी जो है वो भारत में दाखिल नहीं होने देंगे। वो जो आप कह लीजिए कि जो फैसिलिटेशन हमने की है ना अफगानियों की, वो दुनिया में कोई और मुल्क कर ही नहीं सकता। ना इसकी इजाजत होती है, ना इस लेवल पे जाके आप मेहमान नवाजी करते हैं, और ना इस लेवल पे जाके आप किसी को स्पेयर करते हैं। हमने उनको ना सिर्फ मेहमान नवाजी की बल्कि बहुत अरसे तक स्पेयर भी किया उनको। वो तमाम चीजों में इन्वॉल्व थे, चाहे वो ड्रग्स थी, चाहे वो असलहा था, चाहे वो डॉलर का मामला था, चाहे वो यहाँ से कमोडिटीज की स्मगलिंग थी। हमने हर चीज में उनको स्पेयर करते चले आए कि यार चले पाकिस्तान के लिए वो एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे रहे, क्योंकि इंडिया वो चाहता है कि वहां से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। इसलिए पाकिस्तान हत्तुल वसा ये कोशिश करता रहा कि अफगानिस्तान जो है वो उसके अंदर इंडिया की रूट्स ना डेवलप हों। लेकिन अगर अफगानिस्तान खुद ये बात समझने को तैयार नहीं है, उन्हें एक लत, ये असल में ना ये एक जनरेशन का मामला नहीं है, कई जनरेशन से चूंकि वॉर रिडन है और उनका निजाम चलता ही स्मगलिंग के ऊपर है, माफियाज के जरिए, या वॉरलॉर्ड्स जो हैं वो अदरवाइज डॉलर लेना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। और सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा अफगानिस्तान ये काम जो है वो ईरान में भी कर रहा है, ताजिकिस्तान में भी कर रहा है, वो चीन के अंदर भी कर रहा है। ये जो मामला है ये सारी दुनिया को मालूम है। पाकिस्तान अब ये मौकफ जो है पाकिस्तान का तस्लीम कर लिया गया। इसी वजह से ये जो आपके सामने अक़वाम मुत्तहिदा में जो डेनमार्क ने रिपोर्ट दी है कमेटी ने, जिसको डेनमार्क की तरफ से पेश किया गया है, उसमें वाज़ेह तौर पर कह दिया कि टीटीपी जो है वो अफगान जो तालिबान हैं उनके ईमा पर, उनकी सपोर्ट से ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो इसके बाद नौशाद साहब पॉइंट आ गया, वक्त मेरे पास ख़त्म हो रहा है। रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतने। अरसान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।